अच्छा तो बताओ मास नंबर क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग न्यूक्लियस का साइज भी फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वन रिलेशन। वो क्या थी? R इज इक्वल टू R नॉट A 1/3। विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? साइज ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो R नॉट है, बातें नहीं भाई, ये जो R नॉट है ये किसके बराबर होता है? 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? R नॉट आ गया, ये आ गया R नॉट की वैल्यू। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? लिखिए हेडिंग, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये पता करते हैं कि न्यूक्लियस कितना डेंस होता है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? मुझे बताओ डेंसिटी होती क्या है? पहले ये तो बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो क्या आएगा? न्यूक्लियर डेंसिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, किसका बराबर आएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, मुझे बताओ इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियन का मास। तो मुझे बताओ फिर इस पूरे न्यूक्लियस का कितना मास होगा? 4 इंटू 1.2627 10⁻⁻27। ये क्या चीज़ होगी? ये होगा मास किसका? पूरे न्यूक्लियस का। तो इसका मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ डालने वाला हूँ, है ना। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा। मास नंबर को कैसे लिखते हैं? ए से या जेड से? ए से लिखते हैं, है ना। ए मल्टीप्लाई बाई 1.627 10⁻⁻27 kg। उसके बाद डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम किसी न्यूक्लियस की कैसे फाइंड करते हैं? बताओ क्या चीज़ है ये स्फीयर है। तो स्फीयर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बताया था मैंने आपको। हाँ, गाना गा लेना आपने इस तरह से। उसके बाद देखो ये आर की वैल्यू मैंने निकालना सिखाई आपको, कल ही आपने फाइंड किया था। क्या होता है इसका आंसर? व्हाट इज आर? आर को अगर आपने ए की फॉर्म में लिखना हो कैसे लिख सकते हैं? हाँ, तो जो आपने अभी गाना गाया वही है। ए इन 1 डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर नॉट ए 1/3 का क्यूब, है ना। अब इसको करो थोड़ा सा सॉल्व, करो सॉल्व जरा। देखो क्या आता है? न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या आती है? कुछ कैंसिल होगा? हाँ होगा। क्या कैंसिल होगा? ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ए क्यूब है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। न्यूक्लियर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू ए इंटू 1.627 10⁻⁻27 डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। ये ए और ए कैंसिल। अब क्या बचा? देखो ये भी वैल्यू है 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट की वैल्यू पता ना क्या होती है? 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अब जब डालोगे तुम तो करना कैलकुलेट क्या आंसर आता है। और आपने देखा ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी अब आ रही है आपके सामने, कर लो पहले कैलकुलेट। ये किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है क्या? इसमें क्या वेरिएबल है? बताओ। यहाँ पर कुछ वेरिएबल आ रहा है इस इक्वेशन में? यहाँ पे क्या वेरिएबल है? कोई ए, कोई जेड, कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, सारे ही कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आर नॉट तो कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहती है। चाहे आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लो जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, चाहे आप यूरेनियम ले लो जिसमें 92 प्रोटॉन्स है और 92 न्यूट्रॉन्स हैं, 92 से ज़्यादा है। तो उसमें सब में हमारे पास क्या आ रहा है? न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। और क्या कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो बताइए? नहीं, गलत है। और निकालो, सब बच्चे निकालो भाई, निकालो। आपका आंसर कुछ ये आना चाहिए, 2.98 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये आंसर आना चाहिए आपका, 2.98 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में बड़ी बार पूछा जाता है। आगे सबका ये आंसर अब तो आ ही गया होगा। कल ही सबने आया भाई, आंसर नहीं आया? क्या आंसर आ गया? 2.98 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो आप लोगों ने बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। चाहे आप किसी भी न्यूक्लियस की बात करो,
ठीक है, चाहे आप किसी भी न्यूक्लियस की बात करो, आप ऑक्सीजन की जो बात करोगे उसमें जो जितना न्यूक्लियस डेंस है ना, वही उतना ही डेंस कौन है? यूरेनियम का न्यूक्लियस भी है, क्रिप्टॉन का भी है, बैरियम का भी है, सबकी डेंसिटी सेम है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है। लेकिन उसका जो रेडियस है, साइज़ है, वो कम ज़्यादा है, लेकिन डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या इसका आंसर है? 2.98 10⁻17 kg/m³। ये ज़्यादा डेंस है कि कम डेंस है? तुम्हें क्या लग रहा है, ये ज़्यादा डेंस है कि कम डेंस है? बड़ा ज़्यादा डेंस है। 10 की पावर कितनी है? ये आ गया मेरे पास न्यूक्लियर की डेंसिटी। क्लियर? सबको समझ आ गया? तो अब अगला करते हैं, लिखो हेडिंग, आइसोटोप्स क्या होते हैं? मिटा दूँ भाई? आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये तो पहले से पढ़ा हुआ तूने। हाँ देखो, अब ना तुमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा, एटम को ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये एक एटम है, कोई भी ले लेते हैं, उसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, उसने कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं कई लोग। यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी ना, वो होगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी वो होगा एटॉमिक मास, यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा होगा एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या लिखा होगा? एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो कोई बता रहा था क्या होता है आइसोटोप? हाँ, ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोटोप किसी का भी ले लो, आप कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन ऐसे करके भी पाया जाता है, C12 करके भी। कार्बन जो है वो C13 की फॉर्म में भी होता है, कार्बन C14 की फॉर्म में भी होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? देखो, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, या मास नंबर डिफरेंट है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और मास नंबर डिफर करे तो इन तरह के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। क्या है ये? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफर करेगा। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफर करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? आइसोटोप्स बोला जाएगा। ठीक है, लिखो उसको। दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, those elements which have same atomic number but different mass number are known as isotopes। उनको बोला जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफर करेगा। जैसे ये ले लिया मैंने, आप देखो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, लेकिन मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो लेकिन मास नंबर क्या हो? सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? आइसोबार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। ये सुना है तुमने? क्या होता है आइसोटोन्स? हाँ बताओ, शाबाश। व्हाट आर आइसोटोन्स? श्रेयांश जी, क्या होते हैं आइसोटोन्स? बताइए बताइए। हाँ सृष्टि जी बताइए। रश्मि, क्या होता है आइसोटोन्स? ये पढ़ा तुमने केमिस्ट्री में, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनामिका मैम की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? बताओ। हाँ कर लो सलाह। बताओ क्या होता है आइसोटोन्स? अमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने बताया ये बताया हमारे हर्ष जी ने। तो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका क्या हो, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स बोला जाता है। जैसे देखो, कोई भी ले लो आप, बताओ इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, एटॉमिक मास भी सेम नहीं है ना, मास नंबर भी सेम नहीं है। तो फिर क्या चीज़ सेम है इसमें? बताओ। है ना, तो ये 13 - 6 करके मुझे क्या मिलता है? A - Z करके क्या मिलते हैं मुझे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, है ना। तो A - Z कर रहा हूँ, क्या आंसर आ रहा है इसका? बताओ। 7। यहाँ पर भी A - Z कर रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है? 14 - 7 कितना है? 7। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है।
तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर चाहे डिफर करे, एटॉमिक मास भी डिफर कर जाए हमारा, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो उन तरह के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स बोला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आइसोटोन की। ये आ गया हमारे पास, फ्लोरीन ले लो 9, 19, नियॉन ले लो 10, 20। करो इसका कैलकुलेट। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? करो कैलकुलेट। क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? 19 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 10। 20 माइनस 10 कितना आ गया? 10। तो ना इसका एटॉमिक नंबर सेम, ना इसका मास नंबर सेम, लेकिन जितने न्यूट्रॉन इसके पास हैं इतने ही न्यूट्रॉन इसके पास हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या हो, ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो तो उन तरह के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोटोन्स बोला जाता है। समझ आ गया अच्छे से? बताओ अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? गाना नहीं गाना है, गाना नहीं गाना है, एक एक करके बताओ। हाँ जी हरप्रीत जी बताइए। हरप्रीत हमारा बहुत एक टैलेंट बच्चा है, ये IIT करेगा। हाँ जी ठीक है। हाँ तो इस तारीफ के लिए इसने मुझे 100 रुपया देना है, वो शाम को दे देगा, है ना। तो आइसोबार्स क्या होते हैं बताओ? जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। उसके बाद आइसोटोन्स क्या होते हैं? इसमें मत सोचना कि ये एटॉमिक नंबर मास नंबर से कुछ रिलेशन है, ना इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना इसका मास नंबर सेम होता है, बट सेम क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम होते हैं। तो उस तरह की क्वांटिटीज को क्या बोल लेते हैं? आइसोटोन्स हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? ये क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने बात करनी है न्यूक्लियर फोर्स की, तो लिखो हेडिंग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। आप आगे जाके देखोगे, जब हायर क्लास में जाओगे तो तुम देखोगे इसमें न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, और भी कई तरह के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? फिर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कोई बाइंडिंग फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। लिखो उसको। लिखो लिखो, क्या बताया मैंने? हाँ तो लिख लो उसको। हिंदी की इंग्लिश बनाना नहीं आती क्या? लिखो लिखो, फिर मैं पूछता हूँ एक एक करके सबको, क्या लिखते हो तुम? जाइए जाइए, कहाँ से जाइए? हाँ लिख लिया? व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? कौन बताएगा? किसने लिख लिया? सुरान जी बताइए। शिशु आप बताओ क्या लिखा? ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई बातें नहीं भाई, बताओ। ये भी सही है कि वो बाइंडिंग फोर्स जो किसके बीच में होती है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, सबको आ गया समझ? और बताओ। अनमोल जी आप बताइए क्या लिखा? बिल्कुल सही, ये भी सही है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो किताब में लिखी है रटे जाने वाली डेफिनेशन वो करनी है। ये क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो बाइंडिंग फोर्स या वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और अच्छा हाँ ठीक है, सोने गांधी तू बता। जरूरी नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी है ना। तो इसीलिए जनरली आप क्या बोल दो? न्यूक्लियॉन्स बोल दो। जब न्यूक्लियॉन्स बोल दोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी आ जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, सब में फोर्स है। ये आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लिख लो। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स। देखो पहली बात ये है, पहली इसकी प्रॉपर्टी आप लोग कह सकते हो ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। न्यूक्लियर फोर्स जो है
ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने आपको क्लास 11 में बताई थी 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेज होती है। कौन कौन सी है वो बताओ? हाँ, एक और है जिसका नाम क्या था, हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है आपको, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी भी पढ़ा था, वो भी याद होगा। न्यूक्लियर फोर्स अभी बता दी। एक और है वीक फोर्स, वीकेस्ट नहीं, वीक फोर्स। नाम उसका वीक फोर्स है लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है। तो ये 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेज हैं दुनिया में। बस यही 4 तरह की फोर्सेज हैं जो एग्जिस्टेंस में है। बाकी जो भी हमें देखने को मिलती है वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक होती है, ठीक है? अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है किसके? अमंग द ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? सेकंड बताओ। सेकंड ये है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स से मतलब क्या होता है इसका? कि ये एग्जिस्ट कब करती है, ये एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब डिस्टेंस कितना हो। आप देखा न्यूक्लियस में कितना डिस्टेंस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, क्या इसका रेडियस कितना आता है? 10⁻⁻15 मीटर के करीब करीब इसका रेडियस होता है। फिर यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होती है, वो अलग अलग न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेंज क्या है? 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर ये न्यूक्लियस इतने छोटे से डिस्टेंस पे अगर होंगे तभी ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगी, तभी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगी। अगर नहीं है तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आती। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स हमें कब देखने को मिलती है? जब डिस्टेंस कितना हो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, 10⁻⁻15 मीटर। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, जैसे कल हमने बात की थी प्रोटॉन की, है ना? मैंने कहा था H पॉजिटिव आयन क्या है? कुछ नहीं है, बस एक प्रोटॉन ही है। अब आपके पास अगर 2 H पॉजिटिव आयन्स हैं, सोल्यूशन में बतेरे मिलते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन्स आ गए, तो क्या यार एक हिसाब से मैं इसको प्रोटॉन कह सकता हूँ? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? H पॉजिटिव आयन क्या होता है? न्यूक्लियस में है ही प्रोटॉन, बाहर तो इलेक्ट्रॉन एक था वो भी निकाल दिया, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं इसके पास। तो H पॉजिटिव आयन क्या है? समथिंग लाइक प्रोटॉन ही है। और जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1886 में, किसने की थी? क्या बताया था मैं तुम्हें? गोल्डस्टीन ने। तो उसने भी कोई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही ढूंढा था, उसने भी H पॉजिटिव आयन के बारे में बताया था, तो इसी को उसने फिर प्रोटॉन कहा था। अब देखो ये एक हिसाब से प्रोटॉन ही है, लेकिन अगर ये एक एक्वा सोल्यूशन में है, एग्जिस्ट कर सकते हैं एक्वा सोल्यूशन के? नहीं, H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में तो यही होते हैं। तो उस टाइम क्या इसमें न्यूक्लियर फोर्स है? ये प्रोटॉन है, क्या इसमें न्यूक्लियर फोर्स होती है उस टाइम? नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती इस टाइम? क्यों नहीं है इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स? क्योंकि इस टाइम जब आपने इसको एक्वा सोल्यूशन में रखा हुआ है तो इसमें इन दोनों आयन्स के बीच में या दोनों प्रोटॉन्स के बीच में 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस नहीं है, बड़ा ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। ये फर्मी लेवल पे है ही नहीं अभी। जब ये दोनों प्रोटॉन फर्मी लेवल पे नहीं है तो भाई तब न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं है। लेकिन यही दोनों प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में आ जाते हैं या फर्मी लेवल के डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक हिसाब से कर रही होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है ना? देखो दोनों ही फोर्स लग रही होंगी, सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रही है इस जगह पे और न्यूक्लियर फोर्स भी एग्जिस्टेंस में आ गई। अब जब न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन बड़ी कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फिर कौन विनर होगा? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही विनर होगी। इसीलिए ये रिपेल नहीं करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बावजूद ये रिपेल नहीं करेंगे बल्कि अट्रैक्ट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। दो न्यूक्लियॉन्स इस रेंज में आएंगे तो एक्टिवेट होगी कौन? न्यूक्लियर फोर्स। अगर इस रेंज में नहीं आते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट नहीं होती है। क्लियर? समझ आ गया ये पॉइंट। तीसरा, ये फोर्स स्पिन डिपेंडेंट है। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? आगे जाके हायर क्लासेस में फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि कुछ हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जब तुम और डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा, ऐसे न्यूक्लियस जिनमें जो न्यूक्लियंस है वो सेम स्पिन में मूव कर रहे हो। अभी तो तुम्हें लग रहा है ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस बैठे हुए हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर जब हम डीप में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक अलग से दुनिया है। यहाँ पे भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये फाइंड किया गया है कि ऐसे न्यूक्लियस जिनमें क्या हो, ये सेम स्पिन हो इनकी, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर सेम स्पिन हो तो क्या होता है? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी? न्यूक्लियस वाली और ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये स्पिन अपोजिट हो
एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मान लो ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स उस केस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स उस केस में उस कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि यार ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है, स्पिन डिपेंडेंट है, ये स्पिन पे डिपेंड करती है। इसके बाद एक और पढ़ते हैं इसके बारे में, ये सैचुरेटेड फोर्स है। क्या है? सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स क्या होती है? देखो आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे सॉल्व उसके। मान लो इस तरह से है, ये 3 चार्ज हैं, चार्ज मान लेते वाले Q, Q एंड Q। अब हमने देखा था वहां पे, और कोई भी तो पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें क्या देखा था आप लोगों ने? उसमें देखा यार ये चार्ज जो है ना, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो ये इसको भी रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको भी रिपेल कर रहा है, ये इसको भी रिपेल कर रहा है, ये इसको भी रिपेल कर रहा है ना। 4-5 चार्ज हो, अगर एक और होता है यहाँ पे तो ये इसको भी रिपेल कर रहा होता, इधर भी होता तो ये इसको भी रिपेल कर रहा होता, सेम चार्ज है तो, है ना। तो एक चार्ज जो है वो कितनों के साथ डील कर रहा है, ढेर सारे चार्जेस के साथ डील कर रहा है। इसकी फोर्स क्या हो रही है, बंट रही है, अलग अलग डिवाइड हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक को इसने क्या करना है, इसके आसपास जितने भी चार्जेस होंगे सबको साथ इसने फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करनी है, इसने शो करनी है ना। ये चार्ज है, ये सिर्फ एक ही चार्ज के साथ डील नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, सभी के साथ डील कर रहा है। इसके आसपास जितने भी चार्जेस होंगे ये सबको ही रिपेल करेगा, अगर सेम है तो, अगर अपोजिट है तो सबको ही अट्रैक्ट करेगा। यही पढ़ा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ऐसी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, मान लो कि 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से एक, यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 4 हो गए, मान लो इस तरह से 4 हो गए। अब ये नहीं है कि मान लो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है ना। अब ये वाला जो प्रोटॉन है ये सबके साथ डील नहीं करेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स की दिखाएगा वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ नहीं दिखाएगा जैसे इसने दिखाई। ये किसी एक के साथ ही दिखाएगा, हो सकता है प्रोटॉन के साथ ही अट्रैक्ट कर रहा हो, ये न्यूट्रॉन के साथ ही कर रहा हो, या ये प्रोटॉन के साथ ही अट्रैक्ट कर रहा हो या रिपेल कर रहा हो। ये सिर्फ क्या करेगा, एक ही के साथ डील करेगा, सबके साथ नहीं। सैचुरेटेड फोर्स का क्या मतलब हो गया, बिटवीन ओनली 2 न्यूक्लियॉन्स। दिस फोर्स एग्जिस्ट ओनली बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियॉन 10 न्यूक्लियॉन के साथ न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। एक न्यूक्लियॉन एक ही न्यूक्लियॉन के साथ, अगले एक न्यूक्लियॉन के साथ ही ये न्यूक्लियर फोर्स है वो शेयर करता है, ये अलग अलग डिवाइड नहीं करता किसी और भी न्यूक्लियॉन के साथ फोर्स को। समझ आई बात, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स होती है ना वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। आपने खुद ही देखा, क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन के बीच में भी उतनी न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में उतनी न्यूक्लियर फोर्स है, सब में बराबर ही है। इसमें ये थोड़ी देखा हमने कि यार प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रिपल्शन भी होगी, तो ठीक है जी इसमें थोड़ी कम न्यूक्लियर फोर्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये इस पर चार्ज है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, किसको, न्यूक्लियर फोर्स को। न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स जो वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ये क्या होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स। मुझे बताओ सेंट्रल फोर्स क्या होती है, पहले ये तो पता होना चाहिए तुमको। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, बताओ हरप्रीत जी क्या होती है सेंट्रल फोर्स। 100 रुपये कैंसिल, IIT नहीं हो रही है इसका, ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्स क्या है, देखो सेंट्रल फोर्स क्या होती थी, सेंट्रल फोर्स वो होती थी सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझी थी क्लास 11th में मेरे से, तो आपने देखा था ये मास m होता था, ये स्मॉल मास m लगा लेते थे हम लोग, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट करते थे हम, ये सेंटर टू सेंटर से स्टार्ट करते थे, सेंटर ऑफ दिस बॉडी टू सेंटर ऑफ दिस बॉडी, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, वो भी सेंट्रल फोर्स है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, यानी कि ये नहीं डिपेंड करता है कि ये आपका प्रोटॉन है, मान लो ये क्या है, न्यूट्रॉन है, तो ये सेंटर टू सेंटर एक्ट नहीं करती, ये सरफेस टू सरफेस भी एक्ट कर सकती है और करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्या है ये, नॉन सेंट्रल फोर्स है। आप देखो कि ज़्यादातर जो सेंट्रल फोर्सेस होती है ना, उनमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर रहता है हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसमें ये तो नॉन सेंट्रल है, क्या इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो आप, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी कह सकते हो इसका एक पॉइंट, इट डज नॉट ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे नहीं करता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड फोर्स क्यों थी। वो है ये एक्सचेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है? एक्सचेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज द एक्सचेंज फोर्स। क्या है ये? एक्सचेंज। अब न्यूक्लियर फोर्स में क्या चीज़ एक्सचेंज करती है? न्यूक्लियर फोर्स में जो चीज़ एक्सचेंज करती है वो कौन होता है? पाई मिजॉन। क्या होता है? पाई मिजॉन। पाई मिजॉन एक पार्टिकल है। पाई मिजॉन एक पार्टिकल है जो एक्सचेंज करता है किसके बीच में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। किसके बीच में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ये कुछ इस तरह की बात है कि प्रोटॉन है, ये अगर पाई मिजॉन को लूज कर देता है तो ये क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन बन जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पाई मिजॉन को अट्रैक्ट करके क्या बन जाता है? प्रोटॉन बन जाता है। अब क्या हो रहा है? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, बीच में कौन है? पाई मिजॉन है। अब ये दोनों बंदे लड़ रहे हैं, पाई मिजॉन मेरा, वो कहता है पाई मिजॉन मेरा। 2 मिनट के लिए वो ले लेता है तो वो प्रोटॉन, मैं ले लेता हूँ तो मैं प्रोटॉन। तो अब ये दोनों एक ही पार्टिकल की लड़ाई हो रही है, 2 पार्टिकल्स के बीच में, है ना। पाई मिजॉन की लड़ाई हो रही है किसके बीच में? एक ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो तीसरे बंदे को लेने देंगे क्या ये? तो ये तो इन्हीं 2 के बीच में लड़ाई होती रहनी है, तो सैचुरेटेड फोर्स होनी है ये, है ना। समझी बात कि नहीं समझी? समझते हैं इसको अच्छे से, है ना। कौन आएगा इसको समझाने के लिए? आजा मानवी, एक कोई श्री बंदा देते हैं। विधि, आजा विधि। हाँ ठीक है, ऐनक लगाने वाले बंदे ऐसे शरीफ होते हैं। ये है कौन? पाई मिजॉन। कौन है? आ जाओ भाई। ये है पाई मिजॉन, इधर आ जा। ये है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। जिसके पास ये है वो प्रोटॉन है, जिसके पास ये चीज़ है वो प्रोटॉन है, ठीक है। ले ले ये प्रोटॉन, तू उधर फिर खड़ी हो ना। अब तूने इसको ले लेना है, ले ले से। अब कौन प्रोटॉन हो गया? ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। तो ये थोड़ी न्यूट्रॉन रहेगी, ये क्योंकि दे में मैंने प्रोटॉन बनना है, ले लो उसे वापस, करते रहो एक्सचेंज। तो भाई कौन प्रोटॉन? प्रोटॉन। अब कौन प्रोटॉन? ये भी हो सकता है, तभी मैंने श्री बंदे बुलाए। अब ये न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन। अब बताओ, मैं तीसरा बंदा यहाँ पे खड़ा हो, मैं कहूँगा सैचुरेटेड फोर्स नहीं होनी चाहिए। अब ये आपस में एक्सचेंज कर रही है, मुझे लेने देंगे क्या? ये कहाँ मुझे टाइम देंगे कि मैं इनसे खींच लूँ, है ना। तो है ही ये फोर्स एग्जिस्ट ही 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में करेगी, तीसरा न्यूक्लियॉन का काम ही कोई नहीं। तो इसलिए ये तो सैचुरेटेड फोर्स है, 2 ही न्यूक्लियॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करनी है। और ये पार्टिकल ये एक्सचेंज करने, इस पार्टिकल का नाम क्या है? पाई मिजॉन। जिसके पास पाई मिजॉन वो प्रोटॉन, जिसके पास पाई मिजॉन नहीं है वो न्यूट्रॉन। और ये दोनों ही न्यूक्लियॉन्स क्या बनना चाह रहे हैं? प्रोटॉन बनना चाह रहे हैं। तो ये क्या करते रहते हैं? ये एक्सचेंज इस पार्टिकल को एक्सचेंज करते रहते हैं। और इसी एक्सचेंज को करने के चक्कर में ये कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये इससे दूर चली गई, ये लेके भागना शुरू हो जाएगी। ये तो कहेगी कहाँ दे मेरा प्रोटॉन, है ना। तो ये कहाँ पर इसको भागने देगी? नहीं भागने देगी ना। तो यही है, ये है एक्सचेंज फोर्स। पार्टिकल ये वाला एक्सचेंज होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, छोटे से रेंज में ही ये एक्सचेंज हो रहा है। सैचुरेटेड फोर्स है क्योंकि ये 2 न्यूक्लियॉन के बीच की कहानी है, तीसरे का कोई काम ही नहीं है। समझी मेरी बात? सारी चीज़ें आप इससे क्या कर सकते हो? इस एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। और ये किसने दिया था? ये किसने बताया था कि ये एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज फोर्स है? बैठ जाओ। ये दिया था युकावा ने, एक जापानीज फिजिसिस्ट था जिसका नाम था क्या? युकावा। युकावा ने कहा था कि भाई न्यूक्लियर फोर्स एक एक्सचेंज फोर्स है। और कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है? वो कौन सा होता है? पाई मिजॉन। समझ आ गया? तो न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? जोर से बताइए, क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, सेकंड, तीसरा, शाबाश, और लास्ट। और कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज करता है? पाई मिजॉन। पाई मिजॉन जो है वो इसमें एक्सचेंज करता है। क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलते हैं इसी जगह इसी समय।